टू माय चैनल बच्चों। तो क्लास 9 में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी पढ़ा था बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने उसको अप्लाई भी किया था, न्यूमेरिकल्स भी उस पर सॉल्व किया था और कुछ एनसीईआरटी का भी न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किया था। अब हमारे पास बचा हुआ है टॉपिक मास एंड वेट। ओके, तो अब हम लोग पहले देख लेते हैं मास। आपने देखा होगा दुकान में कभी, या वेजिटेबल सेलर्स होते हैं, वो इस तरह के पलड़े वाला तराजू रखता है और बीच में यहाँ पकड़ने के लिए कुछ बना हुआ रहता है। तो इससे वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के क्वांटिटी को मेजर करता है। तो मास एक्चुअली कहते किसको है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब समझेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। तो सपोज ये हम बुक की बात करते हैं, बुक बना हुआ है पेपर से, तो इस बुक में पेपर का जो क्वांटिटी है उसको हम लोग कहेंगे इसका मास। सपोज ½ kg इसका मास है, तो पेपर का अमाउंट, पेपर का क्वांटिटी इसमें कितना है, ½ kg। तो ये हो गया मास को आप डिफाइन कीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in an object, contained in an object को कहिएगा मास। तो जैसे इस तराजू पर क्या करता है, सेलर्स एक पर रख दिया ये मेजरिंग वॉट और दूसरे पर मान लेते हैं ये पोटैटो है हमारा। तो जब वो इस चीज को पकड़ता है, ये दोनों बीम, ये दोनों पैन, ये दोनों, इस दोनों एक पर वो मेजरिंग वॉट, इस पर एक पोटैटो रखा, यहां से पकड़ता है। तो जब ये बीम हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब वो समझता है कि ये पोटैटो 1 kg हो गया, 2 kg हो गया, जितना मेजरिंग वॉट उसने रखा। तो देखो दोनों पर तो अर्थ के का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, ये इसका वैल्यू तो अर्थ के सरफेस पर सेम होता है। तो अब हमें मिल क्या रहा है, ऑब्जेक्ट का पोटैटो का मास, क्वांटिटी ऑफ पोटैटो मिल रहा है, अमाउंट ऑफ पोटैटो हमको मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। अब इसको हम लोग बीम बैलेंस से मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। और फिजिकल बैलेंस और केमिकल बैलेंस हम लोग जो लैब में यूज करते हैं, या आप गोल्ड स्मिथ के दुकान में देखे होंगे, जो बैलेंस होता है वो मास मेजर करता है। ये हो जाएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये हो गया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेज। कहीं भी हम किसी ऑब्जेक्ट के, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करें, अर्थ पर या मून पर या सन पर या और कहीं किसी प्लैनेट पर, क्वांटिटी ऑफ मैटर चूंकि सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट का मास भी सेम होगा। उसके बाद इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ मास हो जाएगा क्या, केजी। चलिए आई बात समझ में इतना। तो ये हमारा हो गया मास। ठीक, अब हम लोग इसी के तरह का दूसरा क्वांटिटी देखते हैं। ये आप देखिए, एक छोटी सी बात है, हाउ द मास ऑफ अ बॉडी मेजर्ड। तो किसी ऑब्जेक्ट के मास को, मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है, उस दोनों के मास को हम कैसे कंपेयर करते हैं, दोनों पर एक्सर्टेड ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करके हम दोनों के मास को कंपेयर करते हैं। तो मान लेते हैं द मास ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी measured by comparing
ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on them तो मान लेते हैं let two objects having mass m1 and m2. Then gravitational force on m1, gravitational force on m1 is equal to g m1 by r square. एक हो गया। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m1 को F1 मान लेते हैं एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m2 को हम लोग F2 मान लेते हैं। तो F2 इज इक्वल टू जी एम अर्थ का मास m2 बाय आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, अब F1 बाय F2 निकाल लीजिए, दोनों का रेशियो। तो जी m1 बाय आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कीजिएगा जी m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जी m1 बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर जी m2। आर स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, जी एम भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका क्या m1 बाय m2। सो F1 बाय F2 इज इक्वल टू m1 बाय m2। ठीक, तो इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर सेम दो ऑब्जेक्ट पर सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों का मास भी सेम है। इस तरह से बच्चों हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर कितना लग रहा है उसके कारण, उसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक, ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट समझ लीजिए तो अच्छी बात है। तो यही चीज हम लोग कहाँ करते हैं, उस बीम बैलेंस में करते हैं। यहाँ हम लोग वेजिटेबल लिए, इस पैन पर हम लोगों ने मेजरिंग वॉट रखा, तो अब दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लग रहा है, यानी कि दोनों का मास सेम है। तब वेजिटेबल सेलर ने हमको उतना ही दिया जितना हम मांगे थे उसको, जहां जितना उन्होंने इस पर वॉट रखा था। इस तरह से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर करके, किसी दो ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेयर करके हम उसके मास को मेजर करते हैं। यानी कि हमको पोटैटो लेना है, एक पर मेजरिंग वॉट रखा, दूसरे पर पोटैटो रखा। अब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पर दोनों पर अगर सेम लगेगा तब हम समझेंगे कि हमको वेजिटेबल सेलर उतना ही क्वांटिटी दे रहा है जितना हमने उनसे मांगा था, जितना उन्होंने यहाँ वॉट रखा था। ठीक, अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। चले, ये दूसरा हो गया हमारा वेट, दूसरा टर्म। ये वेट क्या होता है एक्चुअली, जिस वेट हम लोगों ने 8 में भी पढ़ा था, W इज इक्वल टू F पढ़े थे। ये क्या था, ये था वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, उसका वेट कहते हैं, है ना। तो ये हो गया द फोर्स विथ विच अर्थ
attracts an object towards its center. Center is called weight. तो कितना मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज m, m मास है, तो अर्थ, द अर्थ pulls it by force m into g, एंड m इंटू जी क्यों लिखिएगा, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपने क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ अर्थ के कारण हम लोग ले रहे हैं तो वहां तो जी का वैल्यू सेम रहता है, इसलिए फोर्स इज इक्वल टू हो गया m इंटू जी। अब दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि W इज इक्वल टू हो गया m इंटू जी। इसको हम लोग मेजर करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस है, ये देखिए ये हमारा है स्प्रिंग बैलेंस। अब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम इसमें लटका देते हैं तो अर्थ इसको अपनी ओर खींचती है, हम स्प्रिंग बैलेंस को ऊपर से पकड़े हुए हैं, अर्थ इसको नीचे की ओर खींचती है, तो जितना फोर्स से अर्थ इसको नीचे की ओर खींचती है उसी फोर्स को हम इसका वेट कहते हैं बच्चों। m इंटू जी हो गया, इसका SI यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन भी। ऐसे इसका आप वो कर सकते हैं, अगर g का वैल्यू नहीं हम देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं kg वेट। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 1 kg, then its weight is 1 kg weight और 1 kg फोर्स भी इसको कहते हैं। अगर जी का वैल्यू जब नहीं दीजिएगा तो 1 kg मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1 kg वेट या 1 kg फोर्स। तो 1 kg वेट को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 9.8 ये न्यूटन हो गया, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो न्यूटन के बराबर होता है, तो ये 9.8 न्यूटन हो गया। इस तरह से हमारा वेट मेजर होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होगा क्योंकि ये हमेशा अर्थ के सेंटर की ओर इसका डायरेक्शन होगा। इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। इसको आप मेजर कीजिएगा स्प्रिंग बैलेंस से। ये वेक्टर क्वांटिटी तो होगा ही। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसा कि हमने आपको बताया था, अर्थ के पोल की तरफ जी का वैल्यू ज्यादा होता है इक्वेटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पोल की तरफ अर्थ का रेडियस कम है इक्वेटर के रेस्पेक्ट में। तो किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर हम पोल पर मेजर करते हैं, फिर उसी का वेट हम इक्वेटर पर मेजर करते हैं, तो उसका वेट पोल पर ज्यादा होगा, इक्वेटर पर आके कम हो जाएगा। इसका वेट 0 भी हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को हम इसमें लटका के वेट मेजर कर लिए, इसका वेट हमने मेजर किया। अब इसको अभी इसका वेट बता रहा है। अगर हम इस दोनों को एक साथ छोड़ दें तो उस समय स्प्रिंग बैलेंस उसका वेट 0 बताएगा, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट 0 भी हो सकता है। आप इस पर लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं सपोज, और आप वेइंग मशीन पर खड़े हैं, तो जिस समय आप ऊपर जाओगे वेइंग मशीन पर खड़ा होके, उस समय वेइंग मशीन आपका वेट ज्यादा बताएगा। जितना अर्थ के सरफेस पर था आपका वेट, उससे ज्यादा बताएगा वेइंग मशीन।
अगर आप लिफ्ट से नीचे आ रहे हैं उस समय आपका वेट वेइंग मशीन कम बताएगा। और मान लीजिए ऐसा ना हो, खुदा न खास्ते, अगर वेइंग मशीन और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए और लिफ्ट वेइंग मशीन सब नीचे एक साथ गिरने लगे, तो उस समय वेइंग मशीन किसी का वेट जीरो कर देगा, जीरो बताएगा। इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का वेट, सेम ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा कम जीरो भी हो सकता है। इस तरह से आप मास और वेट में बच्चों डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक, इस तरह से आज हम लोगों ने मास एंड वेट पढ़ा, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए सीखा। अब इस पर बेस्ड है एक प्रूफ कि अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है, मून पर उसी ऑब्जेक्ट का वेट लगभग 1/6 हो जाता है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। सो बच्चों, अब हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ। यानी कि अगर मेरा वेट यहाँ अर्थ के सरफेस पर 60 kg है, तो मून पर 10 kg वेट हो जाएगा नहीं, क्वांटिटी ऑफ मैटर तो सेम है, सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होने से वेट चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास ऑफ अर्थ को मान लीजिए me, मास ऑफ मून को कैपिटल M खाली मान लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो मास ऑफ अर्थ को m1 और मास ऑफ मून को m2 मान लेते हैं। अब रेडियस ऑफ अर्थ को r1 मान लीजिए एंड रेडियस ऑफ मून को हम लोग r2 मान लेते हैं। ये r1 और ये r2 है। अब क्या करते हैं, है कि मास ऑफ मून इज 100 times the mass of earth is 100 times that of moon। यानी कि क्या हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ हम लोगों ने क्या माना है, m1, तो m1 इज इक्वल टू 100 m2 होता है। अर्थ का मास मून के मास का 100 टाइम्स है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 times दैट ऑफ मून। यानी कि r2 इज इक्वल टू r1 इज इक्वल टू 4r2। अब हम लोग क्या करते हैं कि वेट दोनों ऑब्जेक्ट का निकाल के उसके बाद रेशियो निकाल लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, यानी कि WE अर्थ के लिए, तो ये इसके लिए आप लिखिएगा क्या, G(m1) m/r1 स्क्वायर। अब उसी तरह से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून निकाल लेते हैं। ये W, खाली W लिखिए, W इज इक्वल टू G(m2) m/r2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का वेट जो यहाँ या तो मून लिख दीजिए, स्मॉल m कर दीजिए, तो दैट विल मेक यू मोर क्लियर। तो अब मून पर जो वेट है और अर्थ पर जो वेट है उसको हम कंपेयर कर देते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये हो गया आपका G(m2) m/r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय G(m1) m/r1 स्क्वायर। उसके बाद ये हमारा हो जाएगा
gm2m बाय r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r1 स्क्वायर बाय gm1m। अब आप यही कुछ क्वांटिटी को कैंसिल कर दीजिए, कैपिटल जी स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपको m2 बाय r2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय r1 स्क्वायर बाय m1। ओके चिल्ड्रन, सो इसको फिर से मैं लिख देती हूं यहां Wm बाय We इज इक्वल टू क्या आया आपको m2 बाय r2 स्क्वायर इंटू r1 स्क्वायर बाय m1। अब इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि मून का अर्थ का मास मून के मास का 100 टाइम्स है, तो जहां अर्थ का मास है वहां 100 इंटू मून का मास लिख दीजिए, तो m2 बाय r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r1 मीन्स अर्थ का रेडियस मून के रेडियस का 4 टाइम्स है, तो यहाँ क्या कर दीजिएगा 4r2 का स्क्वायर बाय अर्थ का मास मून के मास का 100 टाइम्स, तो 100 इंटू m2 कर देते हैं, यानी कि Wm बाय We इज इक्वल टू हो गया m2 को कैंसिल कर देते हैं, r2 स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा 14 बाय 100 यानी कि 1 बाय 6 सॉरी 16 बाय 100 ना 16 बाय 100 1 बाय 6 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा, यानी कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर के वेट का 1 बाय 6 होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और अच्छा क्लियर होने के लिए Wm इज इक्वल टू ये We को ऊपर कर दीजिए अर्थ पर वेट बाय 6, यही तो हमको वेरीफाई करना था चिल्ड्रन। अब हमको लगता है कि समझ गए होंगे, एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन दिए हुए हैं वैल्यू लेके मून का मास मून का रेडियस अर्थ का मास अर्थ का रेडियस, ये आपके कैलकुलेशन पार्ट को डिफिकल्ट कर देगा, तो इस प्रोसेस से आप आसानी से याद कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा टॉपिक भी है। अब अगले वीडियो में हम लोग थोड़ा सा मास और वेट पर न्यूमेरिकल और एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तो आपका ये चैप्टर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते रहिए, समझते रहिए, और मेरे हार्ड वर्क के लिए थोड़ा सा इनकरेजमेंट देते रहिए, क्योंकि बच्चों ये कम नहीं है, सेल्फलेस है, मीन्स बस खुशी के लिए कि आप लोग देखिएगा, तो देखेंगे कि बच्चे देख रहे हैं मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि मेरा इससे कोई अर्निंग है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, देखिए भी, जरूरत हो तो अननेसेसरी तो मैं नहीं देखने कहूंगी, तो देखिए समझिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।